हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। नए चैप्टर में हम लोग बढ़ते हैं, जो कि जाना जाएगा डेटा फाइल हैंडलिंग के नाम से। तो एक्चुअली कंप्यूटर में फाइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। कारण कि हम लोग कोई भी अगर इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं परमानेंटली इनसाइड द कंप्यूटर, तो उसके लिए हम लोगों को फाइल का रिक्वायरमेंट होगा ही। मतलब अगर हम चाहते हैं कि कुछ डेटा हो, कुछ इंफॉर्मेशन हो जिसको हम परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर करके रखें, ताकि फ्यूचर में, लेटर बाद में हमको उसका यूज़ पड़े या हम उसको यूज़ कर सकते हो, तो परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमको उसका फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स पर काम कर सकते हैं। मतलब कहने का कि फाइल का जो इंफॉर्मेशन होगा, फाइल में जो डेटा कंटेंट रहेगा, वो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे मान लो हम कह सकते हैं कि कुछ हमारा फाइल ऐसा होगा जिसमें टेक्स्ट के रूप में डेटा स्टोर्ड है, कुछ फाइल ऐसा होगा जिसमें न्यूमेरिक डेटा स्टोर्ड रहेगा, सपोज करो एक्सेल शीट के रूप में। कुछ और भी अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, साउंड का फाइल हो सकता है, वीडियो फाइल हो सकता है। तो अलग अलग फॉर्मेट्स में डेटा फाइल में स्टोर्ड रह सकते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी में या कंप्यूटर के टर्म्स में हम लोग कह सकते हैं कि फाइल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है अलग अलग तरह के फाइल्स पर काम कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर कहें कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेटा स्टोर रह सकता है। जैसे मान लो, कहने का मतलब है कि जितने भी वर्ड प्रोसेसर्स हैं वो सब डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट फाइल को रखेंगे। और ये भी कह सकते हैं कि कुछ प्रोग्राम जो है वो न्यूमेरिक डेटा को स्टोर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें फाइल से रिलेटेड हो सकती हैं। तो फाइल को एक्चुअली हम कह सकते हैं कि फाइल खुद जो है इटसेल्फ कैन बी डिफाइंड एज अ बंच ऑफ बाइट्स। बंच मतलब होता है गुच्छा। तो फाइल में क्या होगा कि हमारे पास कुछ बाइट्स का कलेक्शन होगा, गुच्छा होगा, जो कि स्टोर किया जाएगा एक स्टोरेज डिवाइस पर। चाहे वो मैग्नेटिक टेप हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस हो सकता है, मैग्नेटिक टेप हो, मैग्नेटिक डिस्क हो, एटसेट्रा। तो सी प्लस प्लस में भी जो है, चूंकि हम लोग प्रोग्राम डेवलप करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम लोग ऐसे प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं जो फाइल्स पर काम करें, फाइल से डेटा रीड कर सके, या जो भी प्रोग्राम का आउटपुट आएगा हम उसको फाइल में राइट कर सकें, मतलब स्टोर कर सकें। तो उसके लिए भी प्रोग्रामिंग किया जा सकता है और सी प्लस प्लस इस चीज़ को फैसिलिटेट करता है। मतलब सी प्लस प्लस में ये सुविधा है कि हम लोग फाइल्स पर प्रोग्राम के थ्रू काम कर सकें। तो जनरली क्या होता है कि सी प्लस प्लस में इन कामों को परफॉर्म करने के लिए, मतलब फाइल इनपुट, फाइल से रिलेटेड जो इनपुट आउटपुट का काम है, वो हम लोग कह सकते हैं कि एक कंपोनेंट हेडर फाइल जो सी प्लस प्लस का है उसके थ्रू हम लोग वो काम करते हैं सी प्लस प्लस में। और उस हेडर फाइल का नाम है fstream.h। मतलब सी प्लस प्लस में जो भी फाइल पर हम लोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो हम लोग कहेंगे कि एक हेडर फाइल है सी प्लस प्लस का, कंपोनेंट हेडर फाइल, जिसमें वो सारा फैसिलिटीज़ रहता है जिसके मदद से हम लोग फाइल पर काम कर सकें। और वो फाइल का नाम है fstream.h। ठीक है। तो सी प्लस प्लस में हम लोग कह सकते हैं कि एट इट्स लोवेस्ट लेवल, सी प्लस प्लस में अगर हम लोग एकदम बॉटम लेवल पर बात करें, तो फाइल को हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं सिंपली एज अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रीम। भी इस पर हम लोग आएंगे, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स या स्ट्रीम ऑफ बाइट्स ही हम लोग कहेंगे। तो
सी प्लस प्लस में किसी फाइल को उसके लोवेस्ट लेवल पर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं सिंपली एज अ सीक्वेंस और स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। तो एक एस्पेक्ट होगा फाइल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का सी प्लस प्लस में, जो कि मैनेज करेगा इन बाइट्स के फ्लो को, ट्रांसफर ऑफ बाइट्स को। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ बाइट्स को मैनेज करेगा मतलब ट्रांसफर कहां से कहां होगा, तो मेमोरी से फाइल या फाइल से मेमोरी। तो एक एस्पेक्ट ये हो गया कि जो फाइल आईओ लाइब्रेरी है वो मैनेज करेगा ट्रांसफर ऑफ दीज बाइट्स। और इस लेवल पर हम लोग ये कह सकते हैं कि डेटा टाइप का कोई इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं होता है, डेटा टाइप से यहां मतलब नहीं होता है। ये तो हो गया लोवेस्ट लेवल का बात। अब आते हैं टॉप मोस्ट लेवल पर जो यूजर से रिलेटेड है। तो यूजर के लेवल पर अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यूजर कैन थिंक ऑफ अ फाइल एज एन इंटरमिक्स्ड टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा विच में बी कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक और या फिर कुछ अदर टाइप ऑफ डेटा भी हो सकता है। तो इंटरमिक्स्ड टाइप ऑफ डेटा के रूप में कोई भी यूजर फाइल को कंसीडर कर सकता है। तो एक दूसरा एस्पेक्ट फाइल आईओ लाइब्रेरी का होगा जो कि मैनेज करेगा एक इंटरफेस के रूप में इन दोनों लेवल्स के, इन दो एस्पेक्ट्स के बीच में। मतलब तुमको लोवेस्ट लेवल में क्या कहे कि वो स्ट्रीम ऑफ या फ्लो ऑफ बाइट होगा और उसमें हमको डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं होता है, जबकि यूज़र लेवल में हमको डेटा टाइप हम लोगों के लिए डेटा टाइप मैटर करता है। तो दूसरा एस्पेक्ट हम कह रहे थे, पहला एस्पेक्ट हुआ जो वो फ्लो ऑफ या ट्रांसफर ऑफ डेटा को मैनेज कर रहा है, और दूसरा एस्पेक्ट होगा जो इंटरफेस को आपस में मतलब ये दोनों एस्पेक्ट को, ये दोनों लेवल को आपस में मैनेज करेगा, इंटरैक्ट कराएगा। तो इस पर हम लोग काम करेंगे आगे। द एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी हम लोग कह सकते हैं। जो एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी है इसमें पहले से कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं जो कि फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जो हम लोग एफ स्ट्रीम अभी तुमको थोड़ी देर पहले कहे थे कि एफ स्ट्रीम डॉट एच नाम का जो हेडर फाइल है वो हम लोगों को वो सारा फंक्शंस वगैरह प्रोवाइड करता है, सारा डिटेल्स वगैरह उसमें रहता है जिसके मदद से फाइल पर काम किया जाता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी है वो पहले से कुछ ऑपरेशंस को डिफाइन किया हुआ रहता है। इट कंटेन्स अ सेट ऑफ ऑपरेशंस फॉर हैंडलिंग फाइल रिलेटेड इनपुट एंड आउटपुट। एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी में क्या होता है कि कुछ क्लासेस डिफाइन किए हुए रहते हैं जो कि किसी पर्सन को या किसी प्रोग्रामर को या किसी यूजर को हेल्प करते हैं टू परफॉर्म फाइल इनपुट एंड आउटपुट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जो इफ स्ट्रीम क्लास है, ये सब का अभी हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन में हम लोग आएंगे। जैसे इफ स्ट्रीम क्लास है तो ये क्या करता है कि किसी प्रोग्राम को टाई करता है, किसी फाइल को टाई करता है एक प्रोग्राम के साथ फॉर इनपुट, मतलब प्रोग्राम उससे डेटा रीड करेगा इफ स्ट्रीम अगर है तो। ऑफ स्ट्रीम अगर है तो वो किसी फाइल को टाई करेगा, माने अटैच करेगा किसी फाइल को प्रोग्राम के साथ फॉर आउटपुट, मतलब प्रोग्राम से जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइल में जाकर के स्टोर होगा। तो ये सब किस तरह से काम परफॉर्म होता है, किस तरह से हम लोग इस पर काम करेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे, है ना। कि इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में जैसे हम लोग बात करेंगे, क्या सबसे पहले तो फाइल के बारे में समझेंगे, स्ट्रीम के बारे में समझेंगे। शुरुआत हम लोग स्ट्रीम से करेंगे, फिर आएंगे फाइल्स कितने तरह का होगा सी प्लस प्लस में जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं, और फिर आएगा कि उन पर काम किया कैसे जा सकता है, कैसे कोई फाइल क्रिएट किया जाएगा, उस पर हम लोग कैसे फाइल को ओपन करेंगे, उससे डेटा रीड कैसे करेंगे, डेटा उस पर राइट कैसे करेंगे। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस देखेंगे जो कि फाइल में इंफॉर्मेशन को एसेस करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी पार्टिकुलर जगह पर हम लोगों को हेल्प करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं द एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल के बारे में। द एफ स्ट्रीम
डॉट एच हेडर फाइल। जैसा कि हम तुमको अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि C++ में फाइल पर जो भी इनपुट आउटपुट का काम होता है वो C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में एक फाइल है fstream.h नाम का, जिसके मदद से हम लोग वो सब काम परफॉर्म करते हैं। हाँ, तो C++ में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो होता है, फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, C++ में जो फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है वो बहुत हद तक सिमिलर होता है, उसके जैसा होता है। किसके जैसा? तो टू कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट कहने का मतलब जो हम लोग कीबोर्ड, माउस, ये सब से जो डेटा एक्सेप्ट करते हैं या फिर किसी आउटपुट डिवाइस पर जो हम लोग डेटा को भेजते हैं फॉर आउटपुट, तो उसी के सिमिलर इसमें भी फाइल में भी इनपुट आउटपुट का ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होता है। फाइल ऑपरेशन यहाँ पर स्ट्रीम का भी यूज करता है। स्ट्रीम के बारे में बस अभी हम लोग आने वाले हैं। तो ये फाइल ऑपरेशन जो है स्ट्रीम का भी यूज करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन द प्रोग्राम्स एंड द फाइल्स। प्रोग्राम और फाइल्स के बीच में स्ट्रीम का यूज करता है फॉर डेटा ट्रांसफर। तो स्ट्रीम को अगर स्ट्रीम के बारे में हम लोग बात करें तो स्ट्रीम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। अगर एक सिंपल भाषा में स्ट्रीम को डिफाइन किया जाए, है ना, तो हम लोग इन शॉर्ट यही कहेंगे, एक लाइन का डेफिनेशन होगा कि स्ट्रीम कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। तो स्ट्रीम को हम लोग ये कह सकते हैं कि स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। ठीक है, तो स्ट्रीम हम कह सकते हैं कि एक जनरल नाम दिया गया है टू द फ्लो ऑफ अ डेटा एट द लोवेस्ट लेवल। सीक्वेंस ऑफ बाइट कहने का मतलब क्या है कि वो बाइट्स का कलेक्शन है, तो जो जिसका फ्लो हो रहा है मेमोरी से फाइल में या फाइल से मेमोरी में, कुछ इस तरह से। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्ट्रीम एक जनरल नाम दिया गया है टू अ फ्लो ऑफ डेटा एट द लोवेस्ट लेवल। अब क्या होता है कि अलग अलग तरह का स्ट्रीम यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा फ्लो। मतलब जिस तरह का डेटा फ्लो होगा, मतलब मेमोरी से फाइल में आएगा या फिर फाइल से मेमोरी में जाएगा, उसके आधार पर हम लोग अलग अलग तरह का स्ट्रीम यूज करते हैं। तो डिफरेंट हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट स्ट्रीम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा फ्लो, सच एज whether the data is flowing into the memory or out of the memory। मेमोरी में डेटा आ रहा है या डेटा मेमोरी से बाहर जा रहा है, तो उसके आधार पर हम लोग अलग अलग तरह का जो है स्ट्रीम यूज करेंगे। हर एक स्ट्रीम जो होता है वो एसोसिएटेड होता है विद अ पार्टिकुलर क्लास। ठीक है, वो हम लोग अभी बात करेंगे, जैसे इनपुट स्ट्रीम होगा, आउटपुट स्ट्रीम होगा, इनपुट आउटपुट, ये दोनों काम करने वाला भी स्ट्रीम होगा। तो हर एक स्ट्रीम जो है एक पार्टिकुलर क्लास के साथ एसोसिएटेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जिस क्लास में हम लोग कह सकते हैं कि वो सारा फंक्शन, मेंबर फंक्शंस और डेफिनेशंस रहता है जो उस पार्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा फ्लो को डील करने के लिए बना होता है। ठीक है, तो we can say that each stream is associated with a class, particular class that contains functions and all of the operations that are required to deal with that data flow। उस तरह के डेटा फ्लो पर काम करने के लिए जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं, जितने भी मेंबर फंक्शंस का रिक्वायरमेंट है वो, और जितना भी ऑपरेशंस हो सकता है उससे रिलेटेड वो सारा इंफॉर्मेशन वो रखता है उस तरह के डेटा फ्लो को डील करने के लिए। जैसे इफ स्ट्रीम क्लास रिप्रेजेंट करता है इनपुट डिस्क फाइल को, ठीक है, तो वो स्ट्रीम जो डेटा सप्लाई करता है प्रोग्राम को वो कहलाता है इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि द स्ट्रीम दैट सप्लाइज, हम लोग ये कह सकते हैं द स्ट्रीम दैट
वो स्ट्रीम जो डेटा सप्लाई कर रहा है किसको किसको सप्लाई कर रहा है, तो टू द प्रोग्राम, प्रोग्राम इज नोन एज इनपुट stream. The stream that supplies to the program supplies data, sorry. The stream that supplies data to the program is known as input stream. अब इसका काम क्या होगा कि ये प्रोग्राम से ये डिस्क फाइल से डेटा रीड करेगा और उसको हैंड ओवर करेगा टू द प्रोग्राम। फाइल से ये डेटा रीड किया और उस डेटा को वो प्रोवाइड किया प्रोग्राम को, जो कि उस डेटा पर काम करेगा। अब वो स्ट्रीम जो प्रोग्राम से डेटा रिसीव करेगा वो आउटपुट स्ट्रीम कहलाएगा। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द स्ट्रीम दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम द प्रोग्राम इज नोन एज, वो कहलाएगा क्या, तो आउटपुट स्ट्रीम, वो आउटपुट स्ट्रीम कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि प्रोग्राम से ये डेटा रीड करता है और उसको फिर सेंड करता है, राइट करता है टू फाइल में राइट करता है। तो अगर हम इसको एक प्रोसीजर से समझें, एक फिगर से समझें, तो चलो एक फिगर तुमको हम बना के समझाते हैं कि किस तरह से ये काम हो रहा है। तो सबसे पहले मान लो हम कहें कि यहां पर मेरा डिस्क फाइल है, ठीक है। अब डिस्क फाइल से मान लो कोई डेटा रीड कर रहा है, डिस्क फाइल से कोई डेटा रीड कर रहा है, तो रीड डेटा फ्रॉम फाइल। अब ये मेरा स्ट्रीम है, ये सपोज करो मेरा स्ट्रीम है, मतलब सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कैसा स्ट्रीम होगा, डिस्क फाइल से जो डेटा रीड कर रहा है इनटू मेमोरी, वो मेरा इनपुट स्ट्रीम होगा। ये जो है मेरा इनपुट स्ट्रीम होगा। और ये काम क्या कर रहा है कि फाइल टू मेमोरी जा रहा है डेटा, फाइल टू हम लोग ये कह सकते हैं मेमोरी, ये ट्रांसफर हो रहा है फाइल टू मेमोरी। अब इनपुट स्ट्रीम के थ्रू वो डेटा रीड किया और ये मेरे को डेटा किसको भेजा, तो भाई प्रोग्राम को भेजा। यहां मेरा प्रोग्राम है जिसको वो डेटा ट्रांसफर किया, ठीक है। अब प्रोग्राम से जब उन डेटा पर काम हुआ तो कोई हमारा डेटा आएगा आउटपुट के रूप में। यहां मेरा हम कह सकते हैं कि डेटा इनपुट टू प्रोग्राम। अब यहां से कोई रिजल्ट आया मेरा, मान लो डेटा आउटपुट। अब ये जो इससे जो आउटपुट आया वो जिस स्ट्रीम में जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो आउटपुट स्ट्रीम होगा भाई। ये मेरा आउटपुट स्ट्रीम हो गया, दिस इज आउटपुट स्ट्रीम एंड ये इसमें डेटा राइट करेगा, मतलब हम कहेंगे राइट डेटा टू फाइल, राइट डेटा टू फाइल। और हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये मेमोरी से फाइल में गया, यहाँ जो डेटा है वो मेमोरी से फाइल में गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख दें, मेमोरी टू फाइल, ठीक है। तो इस तरह से काम हो रहा है। इससे तुमको एक
कह सकते हैं कि सिनेरियो जो इसका सिचुएशन है वो तुमको क्लियर हो जाएगा कि कब इनपुट स्ट्रीम कहेंगे, कब आउटपुट स्ट्रीम कहेंगे और क्या काम होगा उस पर। तो सिंपल सा बात है कि डिस्क फाइल से जो डेटा रीड किया प्रोग्राम, अगर तो डिस्क फाइल से डेटा जब रीड करा तो वो पहले रीड किया हुआ डेटा मेरा आया इनपुट स्ट्रीम में, ठीक है। और वो डेटा किस में जाएगा, तो वो प्रोग्राम को सप्लाई किया वो वैल्यू, प्रोग्राम उस डेटा पर काम किया, प्रोसेसिंग किया उसका, और जो भी रिजल्ट आया वो फिर अगर फाइल में किसी में लिखना चाहता है तो वो डेटा जाएगा किस में, तो वो जो प्रोग्राम से आउटपुट आया वो आउटपुट स्ट्रीम में जाएगा और उस आउटपुट स्ट्रीम से फिर वो फाइल में राइट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम होगा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का। तो जो फाइल आईओ सिस्टम C++ का है ना, वो कंटेन करता है अ सेट ऑफ क्लासेस, है ना, जिसमें कि वो सारा डेफिनेशन रहता है जो फाइल हैंडलिंग मेथड्स को डिफाइन करता। हम लोग ये कह सकते हैं कि द फाइल आईओ सिस्टम ऑफ C++ कंटेन्स अ सेट ऑफ क्लासेस दैट डिफाइंस द फाइल हैंडलिंग मेथड्स, ठीक है। तो अब उसका क्या हायरार्की है भाई, तो वो जितना भी क्लासेस है हम लोग कहेंगे कि वो डिजाइन किया गया है टू मैनेज द डिस्क फाइल, और वो सब डिक्लेयर किया रहता है fstream.h में। जितना भी फाइल पर काम करने के लिए हमारा क्लासेस और फंक्शंस है वो सब fstream.h नाम के हेडर फाइल में हमारा डिफाइन किया हुआ है। इसलिए जब भी हम लोग फाइल्स पर काम करना चाहेंगे, फाइल्स पर काम करेंगे, तब तब हम लोगों को प्रोग्राम में fstream.h नाम का हेडर फाइल इंक्लूड करना ही पड़ेगा। और एक बात तुमको हम बता देते हैं, ये तुम्हारा आंसर हो गया कि अगर मान लो इस पर क्वेश्चन आ जाए कि वाई fstream.h नीड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम विच डील्स विद फाइल्स, क्यों हम लोगों को fstream.h नाम का हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा ऐसे प्रोग्राम में जिसमें कि हम लोग फाइल्स पर काम करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये होगा कि क्योंकि जितना भी क्लासेस और फंक्शंस है फाइल पर काम करने के लिए, उसके फ्लो ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए, वो सारा क्लासेस और फंक्शंस डिफाइंड है हमारा fstream.h नाम का हेडर फाइल में। इसीलिए हम लोगों को ये हेडर फाइल हमको प्रोग्राम में इंक्लूड करना ही पड़ेगा जब भी हम लोग फाइल्स पर काम करेंगे कोई भी प्रोग्राम के थ्रू C++ में, ठीक है। और एक बात हम तुमको बता दें कि ये जो fstream.h नाम का हेडर फाइल है ये तुम्हारा इनहेरिट होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हेडर फाइल iostream.h। वो जो हम लोग इससे पहले जितना भी प्रोग्राम बनाए हैं सब में iostream.h नाम का हेडर फाइल इंक्लूड किया करते थे। तो जो भी क्लासेस डिफाइंड है fstream.h में वो डिराइव होता है फ्रॉम द क्लासेस डिफाइंड इनसाइड द हेडर फाइल iostream.h, जो कि कंसोल IO ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए हम लोग इंक्लूड करते थे प्रोग्राम। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यह कारण है, ये उसको एक्सप्लेन करता है कि अगर हम लोग प्रोग्राम में fstream.h नाम का हेडर फाइल इंक्लूड कर चुके हैं तो उस प्रोग्राम में फिर हमको iostream.h हेडर फाइल इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, मैंने जिसका आंसर हम लोग कर रहे हैं कि जब हम लोग fstream.h नाम का हेडर फाइल इंक्लूड कर चुके हैं प्रोग्राम में तो उसमें iostream.h इंक्लूड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब हम लोग नहीं भी करेंगे तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने जा रहा, कारण कि fstream.h में जितने भी क्लासेस डिफाइंड हैं वो सब इनहेरिट किए हुए हैं iostream.h में जो क्लासेस हैं उससे, तो उसका प्रॉपर्टी इसमें इनहेरिट किया हुआ है, तो इसको तुमको अलग से इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलो हम लोग आते हैं कुछ क्लासेस जो कि डिफाइंड है fstream.h में और उनका फंक्शंस क्या क्या है वो देखते हैं। तो दो कॉलम बना दें, एक तरफ बना दें क्लास और एक तरफ बना दें इनका फंक्शन क्या है।
ठीक है। तो सबसे पहले जिस क्लास के बारे में हम लोग बात करें उसका नाम है फाइल बफ, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये सेट करता है फाइल बफर्स को टू रीड एंड राइट, ठीक है। इट सेट्स द, इसका फंक्शन जो है हम लोग ये कहेंगे कि इट सेट्स द फाइल बफर्स टू रीड एंड राइट। और इसमें दो फंक्शन हमारा होगा, ओपन और क्लोज, ठीक है। इट कंटेन्स क्लोज एंड ओपन मेंबर फंक्शंस। इट कंटेन्स क्लोज एंड ओपन मेंबर फंक्शंस इसमें होते हैं, ठीक है। तो फाइल बफ का काम है कि वो फाइल बफर्स को रीड या राइट में सेट करेगा, और इसमें दो फंक्शन हमारा क्लोज और ओपन है। नेक्स्ट है एफ स्ट्रीम बेस। एफ स्ट्रीम बेस, अब इस क्लास का क्या काम है, तो ये बेस क्लास है, वो तीनों टाइप के स्ट्रीम के लिए एफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम क्लासेस। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोवाइड करता है ऑपरेशंस जो कि इन तीनों फाइल स्ट्रीम्स में कॉमन होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज द बेस क्लास, दिस इज द बेस क्लास फॉर एफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, ये सब एक साथ है, और ऑफ स्ट्रीम। ये इन तीनों क्लासेस के लिए बेस क्लास के रूप में काम करता है, ऑफ स्ट्रीम क्लासेस, ठीक है। तो देयरफॉर इट प्रोवाइड्स फंक्शंस विच आर कॉमन टू ऑल ऑफ दीज स्ट्रीम्स। ये तीनों में फाइल स्ट्रीम में जो भी ऑपरेशंस कॉमन है ये वो प्रोवाइड करता है। तो देयरफॉर इट प्रोवाइड informations common to these file streams। इनमें जो कॉमन हमारा है वो इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है या ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। इसमें भी हमारा ओपन और क्लोज मेथड या फंक्शन हमारा रहता है। नेक्स्ट है इफ स्ट्रीम। इसको भी फिर से लिखते हैं, इफ स्ट्रीम। अब आई से तुम समझ लो कि ये इनपुट है, तो ये इनपुट फाइल स्ट्रीम है और ये प्रोवाइड करता है इनपुट ऑपरेशंस फॉर फाइल। ये इनहेरिट करता है फंक्शन गेट, गेट लाइन, रीड और फंक्शंस जो कि रैंडम एक्सेस को सपोर्ट करता है फाइल का, जैसे सीक जी है, टेल जी है, ये सब, ठीक है। आई स्ट्रीम से वहां से इनहेरिट करता है, जो कि आई स्ट्रीम फाइल हमारा iostream.h नाम के हेडर फाइल में रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ स्ट्रीम को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बीइंग एन इनपुट फाइल स्ट्रीम क्लास, इनपुट फाइल स्ट्रीम क्लास, इट प्रोवाइड operations, being an input file stream class, it provide input operation क्या है actually, it provide input operations for file, ठीक है। ये input operation provide करेगा फाइल के लिए। इसके अलावा इसमें हमारा कुछ फंक्शन है, इट विल कंटेन, इट ऑल्सो कंटेन फंक्शंस सच एज गेट, जैसे ये एक फंक्शन है गेट, गेट लाइन, रीड, ये सब
गेट लाइन और रीड, और जैसे रैंडम एसएस के लिए सीक जी, टेल जी, एटसेट्रा। और ये सब इनहेरिट किया गया है फंक्शन किससे? तो आई स्ट्रीम से, जो कि iostream.h नाम के हेडर फाइल का मेंबर फंक्शंस है। इसके बाद हम लोग आते हैं इफ स्ट्रीम के बाद ऑफ स्ट्रीम में आ जाओ। तो ये आउटपुट फाइल स्ट्रीम है, तो इट प्रोवाइड आउटपुट ऑपरेशंस फॉर फाइल। ठीक है, तो बीइंग एन इनपुट फाइल, आउटपुट फाइल, being an output file stream class, it provide output operations for files। ठीक है, it also contains functions such as put, write, ये सब। It also contain functions such as put, write। in addition रैंडम एसएस के लिए यहाँ पर हो जाएगा, जैसे यहाँ सीक जी है तो सीक जी है तो वहां पर हो जाएगा सीक पी, टेल जी है तो टेल पी, एटसेट्रा, जो कि ओ स्ट्रीम क्लास से इनहेरिट होगा, जो कि iostream.h का क्लास है, मेंबर क्लास है, मेंबर फंक्शन है। ठीक है, तो वो सब से इनहेरिट करेगा ये सब फंक्शन। और इसके अलावा है लास्ट हम कहेंगे एफ स्ट्रीम। तो एफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा? ये दोनों का कॉम्बिनेशन। ये इनपुट आउटपुट फाइल स्ट्रीम क्लास है, तो ये दोनों चीज को सपोर्ट करेगा साइमल्टेनियसली, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस को। ये वो सारा फंक्शन इनहेरिट करेगा आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम क्लासेस से, जो कि आईओ स्ट्रीम में हमारा है। ठीक है, ये वो सारा फंक्शन इनहेरिट करेगा जो कि आईओ स्ट्रीम क्लास में है इनसाइड द iostream.h हेडर फाइल। ठीक है, तो ये तुम्हारा बात हो गया कि कुछ क्लासेस, कुछ कॉमन क्लासेस के बारे में कि क्या क्या उनका नाम है और वो सब क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो ये सबको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी क्लास पर किसी फाइल पर जब काम करेंगे और उसके लिए जब हम लोग स्ट्रीम डिफाइन करेंगे, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे किया जाए, उनमें क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं उस फाइल पर काम करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे कि डेटा फाइल्स कितने तरह के होंगे और हम लोग फाइल ओपन और क्लोज कैसे और किस तरह से उस पर काम किया जाएगा। दैट्स इट। थैंक यू।